आपका, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त है प्रहार का और प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे लालू फैमिली की। जी हां, एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या लालू ने अपने बागी बेटे को माफ कर दिया है। ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि पटना से एक नई तस्वीर सामने आई है, खास तस्वीर सामने आई है। तेज प्रताप यादव, जिन्हें चुनावों से ठीक पहले पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया गया था, आज उनके घर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। इस भोज में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पहुंच गए। कल तेज प्रताप यादव राबड़ी देवी के सरकारी आवास पहुंचे थे, जहां उन्होंने पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी के साथ ही भाई तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। तेज प्रताप ने तीनों को चूड़ा दही के भोज में आने का निमंत्रण दिया था और बेटे के निमंत्रण पर आज लालू यादव उनके घर पहुंच गए हैं, दही चूड़ा भोज में पहुंच गए हैं। हालांकि आपको जानकारी दे दें, वो तस्वीरें भी आपको याद दिला दें कि विधानसभा चुनावों में पूरे परिवार ने तेज प्रताप यादव से दूरी बना ली थी। ना कोई चुनाव प्रचार में गया था, ना उनके पक्ष में कोई बयान दिया गया था। आशीर्वाद देने की बातें बहनें और लालू यादव की तरफ से और राबड़ी देवी की तरफ से जरूर कही गई थी, लेकिन ये मेल जोल देखने को नहीं मिला था। लेकिन अब चुनावों के बाद जब मामला बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब आप देखिए कि पूरा परिवार एक साथ आ रहा है। और सवाल यही है कि तेज प्रताप यादव, जिन्हें पार्टी से, परिवार से नाराजगी के बाद बेदखल कर दिया गया था, क्या वो तेज प्रताप यादव अब परिवार के नजदीक जा रहे हैं और तेज प्रताप यादव को क्या परिवार माफ कर रहा है? लालू यादव क्या तेज प्रताप यादव को माफ कर रहे हैं? ये सवाल इन तस्वीरों को देखकर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। लालू यादव अपने बेटे के घर पहुंचे हैं और तेज प्रताप यादव इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। दो तस्वीरें आपके सामने। आज की तस्वीर जब लालू यादव तेज प्रताप यादव के घर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच गए हैं, और दूसरी तस्वीर आप कल की देख रहे हैं जब तेज प्रताप यादव राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर पहुंचे, परिवार से मुलाकात की। तेज प्रताप यादव ने न सिर्फ लालू यादव और राबड़ी देवी यानी अपने माता पिता से मुलाकात की, बल्कि अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की। उनके बच्चों के साथ भी खेलते हुए तेज प्रताप यादव नजर आए। अब याद कीजिए वो तस्वीर जब दोनों भाई चुनावों के बीच में एयरपोर्ट पर टकराए थे, तो दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। और आज की तस्वीर देख लीजिए जब घर पर तेज प्रताप यादव मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और परिवार के साथ फोटो सेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज तो लालू यादव इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच गए हैं। नीतीश चंद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, बताइए, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं ये। विधानसभा चुनाव के दौरान की तस्वीरें भी याद कर लीजिए और आज की तस्वीरें याद कर लीजिए। क्या माफ कर दिया है लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को और घर वापसी हो रही है बड़े बेटे की? जी हाँ, बिल्कुल। आज की तस्वीर कई संदेश दे रही है और जाहिर है विधानसभा चुनाव के बाद चूंकि पहली बार ये नजर आया है कि तेज प्रताप यादव अपने परिवार के काफ़ी करीब नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ एनडीए के नेताओं के भी करीब दिख रहे हैं, क्योंकि एनडीए के कई नेताओं को उन्होंने आमंत्रण खुद जाकर जिस तरह से दिया है, तो ये देखना होगा कि उनमें से कौन कौन नेता मंत्री यहाँ पर आते हैं। लेकिन शुरुआत लालू यादव ने की है। राज्यपाल आए, उसके बाद लालू यादव आए। लालू यादव थोड़ी देर पहले यहाँ से गए हैं और तेजस्वी यादव को भी खुद तेज प्रताप यादव ने कल 10 सर्कुलर रोड जहां वे रहते हैं वहां जाकर निमंत्रण दिया है। तो पहली बार जो परिवार में तल्खी नजर आ रही थी, जो एक बहुत बड़ा एक संवादहीनता नजर आ रही थी, वो कल उसकी जो दूरी है वो पाटती नजर आई। और अभी की तस्वीर हम आपको सीधे दिखा दें। ये देखिए तेज प्रताप यादव जनशक्ति दल, जनता दल जो उन्होंने बनाया चुनाव के ठीक पहले, वहाँ पशुपति पारस जो रामविलास पासवान के भाई हैं, उनके साथ वो बैठे हैं। और यहाँ एक और तस्वीर ध्यान देने वाली है, दादी की तस्वीर उन्होंने लगाई है, मरछिया देवी जी। और आपको याद होगा जब नॉमिनेशन के लिए जा रहे थे तेज प्रताप यादव, तो दादी की तस्वीर लेकर ही गए थे। तो कहीं ना कहीं एक संदेश भी जो है तेज प्रताप अपने तस्वीरों के जरिए देते रहते हैं। और अभी देखिए ठीक तेज प्रताप यादव के पीछे जो तस्वीर लगी है, चूंकि परिवार से जिस तरह से दूर हुए, उन्होंने एक संदेश दिया कि वो दादी उनके साथ हैं। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से तेज प्रताप यादव से दूरी बनाई, पार्टी से निकाला गया तेज प्रताप को, और उसके बाद इस तरह की पहली तस्वीर आई जब लालू यादव और तेज प्रताप यादव पार्टी से निकलने के बाद, परिवार से निकलने के बाद पूरा परिवार बिखरा हुआ नजर आया। हमने विधानसभा चुनाव के बाद भी देखा कि ऐसे बहनें नाराज हो गई और रोती रोती घर से बाहर निकली, दिल्ली तक आ गई। वो सारा ड्रामा हमने देखा है। अब जब तेज प्रताप यादव पहल कर रहे हैं परिवार में फिर से वापस जाने की, अब ये पहल कितनी रंग लाएगी ये देखने वाली बात है। और क्या तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, ये भी सवाल है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नीतीश। अब बात करेंगे आतंक पर निर्णायक प्रहार की। जी हां, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद से जुड़े होने के शक में 5 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है।
बर्खास्त 5 सरकारी कर्मचारियों में से 3 के आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और 2 के लश्कर ए तैयबा से कनेक्शन सामने आए हैं। इनमें से 2 पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व विधायक गुल मोहम्मद अखून के साथ मिलकर हिजबुल कमांडर अमीन बाबा को साल 2005 में वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान भगाने में मदद की थी। अपनी कार में बैठाकर वाघा बॉर्डर ले गए थे। जम्मू कश्मीर में साल 2020 में अब तक ऐसे 85 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है जिनके आतंकी संगठन से लिंक सामने आए। इन पर सरकारी नौकरी करते हुए जम्मू कश्मीर में फैले पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क को सपोर्ट करने का आरोप है। निकाले गए कर्मचारियों में मोहम्मद इशफाक है जो एक टीचर है, वहीं बशीर अहमद मीर जो एक लाइनमैन है। ये दोनों लश्कर ए तैयबा के लिए काम करते थे। फारूक अहमद भट्ट जो वन विभाग में फील्ड वर्कर है, तारिक अहमद रहा एक लैब टेक्नीशियन है और मोहम्मद यूसुफ स्वास्थ्य विभाग में ड्राइवर है। ये तीनों हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करते थे। तो जिस ग्राउंड नेटवर्क की बात की जाती है, जिस OGW की बात की जाती है, उसकी कमर तोड़ने का काम जम्मू कश्मीर में इस वक्त चल रहा है। जितने भी मददगार हैं दहशतगर्दों के, अब उनको चुन चुनकर स्पॉट किया जा रहा है और उन पर उचित कार्रवाई की जा रही है। देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, ये कितना बड़ा कदम देखा जाए, कितना बड़ा ये अहम कदम है आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए? और प्राची, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जिन 5 सरकारी कर्मचारियों को कल टर्मिनेट किया है, उनमें से 2 तारिक और फारूक ऐसे हैं जो कि अमीन बाबा जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, अनंतनाग इलाके में उसका बहुत ज़्यादा दहशत था। उसको 2005 में एक गुल मोहम्मद जो कि NC के MLA थे, उनकी मदद के साथ उनकी मदद लेके उनकी सरकारी गाड़ी का उपयोग करके उनके PSO भी बैठे थे, उनका ड्राइवर, और उसके सहारे उसको अटारी बाघा बॉर्डर पर लेके जाया गया और वहां से पाकिस्तान भेज दिया गया था। और जहां पाकिस्तान जाके भारत के खिलाफ लगातार वो साजिशें करता रहा, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का मास्टरमाइंड बना रहा है और उसके लिए बाकायदा पाकिस्तानी दूतावास से वीजा भी लिया गया था। तो समझा जा सकता है कि किस प्रकार का नेक्सस था कि तब के एक MLA, उसकी सरकारी जिप्सी, उसके PSO उसमें बैठे हुए हैं, उसका ड्राइवर है और उसमें आतंकवादियों को बैठा के, एक आतंकी को बैठा के लेके जाया गया। और जिन लोगों ने मदद की वो जम्मू कश्मीर सरकार में कल तक काम कर रहे थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकवाद और सरकारी कर्मचारियों की जो घुसपैठ थी वो किस प्रकार की थी और नेक्सस कैसा था, और वहाँ के जम्मू कश्मीर के प्रशासन में पिछले कुछ दशकों में किस प्रकार से आतंकी और उनके सिंपैथाइजर ने अपनी एक पैठ बना ली थी, जिसको पिछले 5 साल में आप देखें तो लगातार एक के बाद एक उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उसी सिलसिले में कल 5 लोगों को भी टर्मिनेट किया गया है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है अगर आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है तो। शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और अब प्रहार में बात करेंगे सबरीमाला मंदिर की। सबरीमाला मंदिर जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु आस्था के साथ सिर झुकाते हैं, वहां एक बार फिर कथित अधर्म का मामला सामने आया। पहले सोने की चोरी और अब प्रसाद से जुड़े घी की हेराफेरी ने केरल ही नहीं पूरे देश में सवाल खड़े कर दिए। आपको बताएं कि आदि सिस्टम घी की बिक्री में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप है। इस गंभीर मामले को लेकर केरल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए हैं। आरोप मंदिर प्रशासन से जुड़े कर्मचारियों और ठेकेदारों पर लगा है। हाईकोर्ट के सामने रखी गई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हजारों पैकेट घी की बिक्री की रकम मंदिर ट्रस्ट के खाते में जमा ही नहीं की गई है। तो आस्था के नाम पर कैसे पैसे का हेरफेर किया जा रहा है, कैसे भ्रष्टाचार आस्था के अंदर घोलने की कोशिश की जा रही है, सबरीमाला मंदिर से ये खबर सामने आई है। हाईकोर्ट के सामने पूरी की पूरी रिपोर्ट रख दी गई है। पहले सोने की चोरी और अब घी में हेरा फेरी का मामला सामने आया है। टी राघवन मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राघवन, वो जगह जहां आस्था में विलीन लोग सर झुकाने के लिए जाते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए जाते हैं, वहां भ्रष्टाचार का ऐसा खेल कि पहले सोने की चोरी और अब घी में हेरा फेरी। क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए आज वहां पर सबसे बड़ा पर्व है उस मंदिर का, मकर विलक्कु, जो करीब शाम 6 बजे प्रस्तावित है। एक ज्योति वहां पर जलती है, मकर ज्योति, उसको देखने के लिए लाखों लोग आज भी वहां पर उमड़े हैं। लेकिन उसी बीच ये खबर आई है कि सोने में चोरी के बाद अब घी में भी गड़बड़ झाला हुआ है। ये बताया जा रहा है करीब 35 लाख रुपए का चूना इस वजह से देवस्थानम बोर्ड को लग सकता है। ये एक्चुअली एक विजिलेंस ऑफिसर जो है मंदिर के, उन्होंने इसको हेड्सअप किया था। इसमें यह बताया गया कि सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर पहले जो है तकरीबन 12,689
16,689 जो पैकेट्स बेचे गए थे उसकी एंट्री नहीं मिली। उसके अलावा 22,665 पैकेट जो है वो दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के फर्स्ट वीक में यानी 10 दिन के अंदर अंदर वो गायब मिले। इन सबको अगर टोटल कर देखें तो जो 100 ml का पैकेट है उसको 100 रुपए में देवस्थानम बोर्ड जो है भक्तों को बेचता है। घी का प्रसाद वहां पर बेचा जाता है। तो ऐसे अगर अनुमान लगाया जाए तो 35 लाख रुपए का ये गड़बड़ जो है वो सामने आया है। और हाईकोर्ट ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि ये ऐसा लगता है कि एक सिस्टमेटिक करप्शन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क वहां पर काम कर रहा है, क्योंकि विजिलेंस कमिश्नर की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अब विजिलेंस डिपार्टमेंट को और एंटी करप्शन ब्यूरो को इस मामले की पूरी जांच के आदेश दिए हैं। और सुनील पोट्टी जो काउंटर इंचार्ज है घी जो वहां पर बेचते थे उनको देवस्थानम बोर्ड ने अभी फिलहाल निलंबित कर दिया है। बिल्कुल ठीक है, और इस भ्रष्टाचार की कमर टूटनी चाहिए और ये सामने आना चाहिए कि घी की हेराफेरी या घी के नाम पर पैसों की हेराफेरी आखिरकार कौन कर रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राघवन। प्रहार में अब बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की, जहां बदलती डेमोग्राफी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। उत्तराखंड के मसूरी में लोग प्रशासन के एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल मसूरी के बारोड़गंज इलाके में वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा बढ़ता जा रहा है। वन विभाग की जमीन पर एक दो नहीं कई मज़ारें बना दी गई हैं। साथ ही जंगल के इलाके में कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोग प्रशासन से लेकर वन विभाग के दफ्तर के कई चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अब तक जंगलों के बीच बनी अवैध मज़ारों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। धामी सरकार पूरे प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन मसूरी के लोग अवैध मज़ारों के खिलाफ कार्रवाई का इंतजार ही कर रहे हैं। स्थानीय लोग डेमोग्राफी बदलने के डर से अब खुद अवैध मज़ारों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। दरअसल ये वन विभाग की जमीन है और इस वन विभाग की जमीन पर एक दो नहीं बल्कि कई मज़ारें नजर आ रही हैं, और सिर्फ मज़ारें नहीं पूरा का पूरा एरिया घेर लिया है। अब जब प्रशासन की नजर इस पर नहीं पड़ी तो लोगों ने शिकायत की। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सवाल यह है कि ये मज़ारें बन गई, ये कंस्ट्रक्शन हो गया, रातों रात किसी को खबर नहीं होती है, यहाँ पर वन विभाग को खबर नहीं होती है, और जब स्थानीय लोग वन विभाग को प्रशासन को जगाने की कोशिश करते हैं तब भी उनकी नींद नहीं टूट पा रही है। वो भी तब जब प्रदेश में मुख्यमंत्री अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहे हैं। मसूरी बालोगंज देखिए क्या हाल हो रखा है। यहाँ देखिए जंगलात की जमीन है और मैं आपको आगे ले जाता हूँ। ये देखिए क्या हाल कर रखा है जंगलात की जमीन का। अगर हमारा कोई गढ़वाल कुमाऊं का भाई अगर जंगलात की जमीन में एक छोटा सा खोखा भी रख देता है, जंगलात वाले हटा देते हैं। और ये देखो देवभूमि का क्या हाल कर रखा है। ये देखो उत्तराखंड अब देवभूमि नहीं रह गई है, उत्तराखंड अब मजार भूमि रह गई है। अब इसे देवभूमि कहना बंद करो। ये देखिए हाल, यह तो एक जगह का हाल है। अभी आपको मैं थोड़े दिनों बाद ऐसी ऐसी जगह का हाल बताऊंगा कि आप देख के चौंक जाएंगे। मैं जंगलात विभाग के अभी ऑफिस आऊंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कृपया इन्हें हटा दीजिए, वरना इन्हें हटाने के लिए हम भी सक्षम हैं, क्योंकि हम देवभूमि के निवासी हैं। देवभूमि पे पहला हक देवभूमि के निवासियों का है। जय सिया राम। तो उत्तराखंड के मसूरी में तो लोग बार बार बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं, बार बार इन मज़ारों को हटाने की मांग कर रहे हैं, बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अवैध तरीके से यहाँ मज़ारों का निर्माण कर लिया गया है, इनको जल्द से जल्द हटाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां फिलहाल बुलडोजर एक्शन चल भी रहा है। वाराणसी में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, तो उत्तराखंड के हरिद्वार में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। यूपी की वाराणसी में दाल मंडी से होते हुए प्रशासन की जो बुलडोजर कार्रवाई है अब ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट तक पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार में मेला क्षेत्र के आसपास अवैध कब्जों को भी बुलडोजर इस वक्त जमींदोज कर रहा है। बात काशी की कर लें तो यहां आजकल अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई काफी सुर्खियों में है। दाल मंडी में हथौड़ा चला तो वहीं अब काशी के मणिकर्णिका घाट पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल सरकार मणिकर्णिका घाट पर कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रही है। मणिकर्णिका घाट से सिंधिया घाट के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस है, लेकिन ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर कार्रवाई का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं और जैसे ही बुलडोजर पहुंचा लोगों ने यहां नारेबाजी शुरू कर दी।
तो वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। यहाँ पर जितना भी अवैध कब्जा किया हुआ है, इलीगल तरीके से यहाँ अगर कुछ बनाया गया है तो उसे प्रशासन तोड़ने का काम कर रहा है। और ये सब कुछ इस वजह से किया जा रहा है ताकि कॉरिडोर बनाया जाए, ताकि इन घाटों को स्वच्छ किया जाए, इनके सौंदर्यीकरण का काम किया जाए। लेकिन इसका असर यह भी हो रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं, जिनका यहाँ कंस्ट्रक्शन है या जिन लोगों की यहाँ दुकानें हैं, वो लोग गुस्से में हैं और प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों की शिकायत यह है कि जबरन बुलडोजर की कार्रवाई मणिकर्णिका घाट पर की जा रही है। तो बिना सूचना दिए तोड़ी गई है, उसके लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे सूचना मिली तोड़ी गई? सूचना हम लोग को पता चला है किसी तोड़ने के बाद कुछ दिन मीडिया वाले 1-2 दिन चला है तो उससे भी सूचना मिली हम लोग को। प्रशासन की तरफ से विकास कार्य हो रहा है, ये तो विकास कार्यों के लिए हम लोग साथ हैं। विकास कार्य में हम लोग विरोध नहीं करें। जो वंशज है, जो पुराने विरासत को, जो बाबा विश्वनाथ को यहाँ पर बैठाई थी लोग माता, जो जिसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना सम्मान दे रहे, उसका बिना बताया प्रशासन शासन को तोड़ी जा रही है। साक्ष्य आपने देखा मूर्ति तोड़ी जाने का? कुछ साक्ष्य है? पहले हम लोग आते थे मूर्तियां, आज कुछ भी नहीं, सब चिकन कर दिया गया है। तो काशी में बुलडोजर को लेकर लोगों का गुस्सा है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में धामी सरकार योगी मॉडल की तर्ज पर अवैध कब्जों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। हरिद्वार में प्रशासन का एक्शन जारी है। मेला क्षेत्र में अवैध कब्जों को बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया गया और लोगों को हिदायत दी गई है कि अगर फिर कब्जा किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो हरिद्वार में भी जो पीला पंजा है प्रशासन का, वो इस वक्त चल रहा है। अवैध तरीके से जो भी कंस्ट्रक्शन किया गया है, लीगल तरीके से जहां पर भी एनक्रोचमेंट किया गया है, वहां प्रशासन का पीला पंजा पहुंचकर बुलडोज की कार्रवाई कर रहा है। और साथ ही साथ लोगों को ये चेतावनी भी दी जा रही है कि इस कार्रवाई के बाद अगर फिर से कब्जा करने की कोशिश की गई, कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की गई, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे शहर में ही नहीं, पूरे जनपद में विभिन्न स्तरों पर हम अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आज जगह जगह पे सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट में और अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई करी जा रही है। सिंह द्वार के आसपास ऋषिकुल ब्रिजेस पर, शांति हरकी पौड़ी, पंदीप एरिया और यहाँ पर बैरागी कैंप में भी विभिन्न स्थलों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जो भी अतिक्रमण है, जिस भी तरह का है, उस पर हम लोग उसको सामने हटवा भी रहे हैं। विभिन्न विभागीय टीम्स इसमें कोऑर्डिनेट करके कार्य कर रही हैं और सभी जो भी अतिक्रमण जिन्होंने कर रखा है उनको अभी हम हिदायत भी दे दी गई है। पहले भी अनाउंसमेंट कराया गया था कि स्वयं ही अपना अतिक्रमण हटा लें यहाँ से। यूपी से लेकर उत्तराखंड बुलडोजर कार्रवाई चल रही है और इस बुलडोजर कार्रवाई का सेंटर बना हुआ है उत्तर प्रदेश का संभल, जहां अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। दरअसल संभल में एक हैरान करने वाले अवैध कब्जे का मामला सामने आया। संभल के हयातनगर इलाके में लोगों ने कई सालों से तालाब की जमीन पर कब्जा कर रखा है। तालाब की करीब 5 बीघा जमीन पर 40 से ज्यादा अवैध मकान बना दिए गए, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए पूरे तालाब की जमीन की पैमाइश की और लोगों को घरों के कागजात की भी जांच की। प्रशासन के एक्शन से स्थानीय लोगों के बीच डर है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके अवैध कब्जे पर किसी भी वक्त बुलडोजर चल सकता है। तो संभल में अलग अलग हिस्सों में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। नया मामला सामने आया है जहां तालाब की जमीन पर 40 मकान बना दिए गए, 40 से ज्यादा मकान बना दिए गए। अब इनकी पैमाइश की जा रही है, इनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं और इसके आधार पर बुलडोजर कार्रवाई कभी भी इस जगह पर हो सकती है, जिसका डर स्थानीय लोगों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वो अपने दस्तावेज लेकर प्रशासन के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन ये अवैध तरीके से किया हुआ कब्जा है जिसकी जांच अब प्रशासन की तरफ से की जा रही है। लोग ये दावा कर रहे हैं कि जिस जमीन पर प्रशासन अवैध बता रहा है वहां उनका घर है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे नदी, झील, तालाब ऐसी जगहों पर भी हम लोगों ने कब्जे किए हुए। इसमें कुछ दुकानें बनी हुई हैं और लगभग 20 से 22 मकान बना रखे हैं लोगों ने, जो कि 25-30 साल पुराने तो हैं। डॉक्यूमेंट क्या, अब इन लोगों ने कुछ स्टाम्प दिखाए हैं, कुछ जो बैनामे दिखाए हैं, तो बाकी हमारे रिकॉर्ड के अनुसार तो ये तालाब है। इसमें इन लोगों को नोटिस दिए जाएंगे, इन लोगों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा और दोष के आधार पर बेदखल की कार्रवाई की जाएगी। अब आपने अधिकारियों की बात सुनी। अधिकारी कह रहे हैं रिकॉर्ड के हिसाब से तालाब की जमीन है, कुछ कागजात है जो लोगों के पास है, वो कागजात देखे जा रहे हैं, उसके आधार पर जांच की जाएगी और उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई होगी। लोग दावा कर रहे हैं कि जिस जमीन को प्रशासन अवैध बता रहा है उस पर उनके मकान करीब 50 से 60 सालों से बने हुए हैं। साथ ही उनके पास मकान के लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हैं। ये मकान के पेपर है हमारे, बेनामा है। कब का है ये कम से कम 60 साल 50 साल से ज्यादा का पुराना है।
अच्छा, तो आज क्या जानकारी हुई है, क्या मामला चल रहा जानकारी है? की कि यहाँ पे ताला पीछे के निकाली जा रही है। हमने ना आज तक यहाँ पे ताला देखा, खाली हमारा प्लॉट था, हमारे दादा ने मकान बनाया उस पर प्लॉट पे। कब से रह रहे हैं? यहाँ पे हमें 60 साल हो गए लोग रहते हुए। यहाँ पे आबादी जो है 60 से 70 साल पुरानी आबादी है। लोग बात कागज भी हैं इसके और दिखा भी रहे हैं अधिकारियों को, बात हो रही है, लेकिन जो भी नापतोल हो रही है अब इसके बाद में फिर कागज दिखाए जाएंगे, बताया जाएगा। ये लोग अब क्या फैसला करते हैं अधिकारी, ये उनके हाथ में है। तो अवैध कब्जे पर यूपी में बुलडोजर गरज रहा है, तो दूसरी तरफ अपराधियों के ऊपर लगाम लगाने के लिए योगी की पुलिस भी बदमाशों का काल बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 4 जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। कहीं 25,000 का इनामी सलाखों के पीछे पहुंचा, तो कहीं महिलाओं के साथ लूट करने वाले बदमाश को गोली लगने से घायल किया गया। औरैया, प्रतापगढ़, अमरोहा, ग्रेटर नोएडा, 4 जगहों की तस्वीरें आपके सामने हैं और चारों ही जगह कहानी एक है। अपराधी भागने की कोशिश करते हैं, पुलिस रोकने की कोशिश करती है, अपराधी पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश करते हैं, तो योगी की पुलिस भी इन अपराधियों की अकल ठिकाने लगा देती है। सबसे पहले औरैया में क्या हुआ ये मैं आपको बताती हूं। औरैया में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक बदमाश को धर दबोचा। दरअसल रात में चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार बदमाशों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वो भागने लगे। पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बदमाश के पास से 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। वहीं बात अमरोहा की अगर करें तो अमरोहा में कोर्ट के पेशकार के पीट कर हत्या करने वाले आरोपी का भी एनकाउंटर कर दिया गया। अमरोहा पुलिस ने पेशकार राशिद अली की हत्या के आरोपी 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में के बाद गिरफ्तार किया। पिछले कई दिनों से पुलिस को करीम की तलाश थी। राशिद अली की हत्या में 5 से 6 लोग शामिल थे, जिसमें से एक आरोपी को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। थाना डिडौली क्षेत्र अंतर्गत एक कार और बाइक में ओवरटेक को लेकर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इन कार सवार और बाइक जो सवार थे इनके बीच में मारपीट हुई थी। इसमें कार सवार राशिद की मारपीट करके हत्या कर दी गई थी। तत्समय मुकदमा हत्या के धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें एक अभियुक्त को पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। इसमें मुख्य अभियुक्त कलीम, जिस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, वो फरार चल रहा था। आज उसकी नीली खेड़ी पुलिया के पास होने की सूचना प्राप्त हुई थी। थाना डिडौली पुलिस द्वारा वहां पे घेराबंदी की गई। पुलिस से घिरता देख इसने पुलिस पे फायर किया। आत्मरक्षा पुलिस टीम ने भी इस पर फायर किया, जिसमें इसके पैर में गोली लगने से यह घायल हो गया। इधर प्रतापगढ़ में पुलिस ने 2 लुटेरों को सबक सिखाया। 4 दिन पहले एक मॉल के बाहर से मोबाइल और पर्स लूटने वाले बदमाशों का एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से मोबाइल, तमंचा, कारतूस बरामद हुए हैं। प्रतापगढ़ में भी मुठभेड़ में 2 लुटेरे अरेस्ट किए गए हैं। दरअसल एक महिला से इन्होंने मोबाइल और पर्स लूटा था, जिसके बाद पुलिस की रडार पर ये थे और अब इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। ऐसी खबर ग्रेटर नोएडा से भी सामने आई। यहां एक तरफा प्यार के चक्कर में एक युवती की हत्या करने वाले आरोपी को भी एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। युवती की हत्या के 30 घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया है। उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी के पास से मृतका का मोबाइल बरामद किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी एक तरफा प्यार में कॉल सेंटर में काम करने वाली युवती दीपा की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी और शव को कार के नीचे फेंककर फरार हो गया था।